मुल्क में एक बार फिर कोरोना से मुतासर होने वालों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी है। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बाद भी कोविड-19 के नए केसेस खौफजदा कर रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 37,379 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। साथ ही 11,007 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। इस दौरान 124 अफराद की कोरोना से मौत भी हुई है, जो पीर के रोज से एक ज्यादा है। पीर को कोरोना से 123 अफराद हलाक हुए थे। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के साथ साथ ओमाइक्रॉन वेरिएंट भी तेजी से फैल रहा है। अब तक मुल्क में ओमाइक्रॉन केसेस की कुल तादाद बढ़कर 1,892 हो गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमाइक्रॉन के सबसे ज्यादा 568 और 382 केसेस दर्ज हुए हैं। वजारत सेहत के आदादोशुमार के मुताबिक ओमाइक्रॉन के 1,892 मरीजों में से 766 ठीक हो चुके हैं। इस दौरान पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में 72 और पंजाब के पटियाला मेडिकल कॉलेज में 100 से जायद कोरोना के केसेस सामने आए हैं। पंजाब में आज से नाइट कर्फ्यू का भी निफाज करते हुए तमाम तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है। वहीं मुंबई में हालात के मद्देनजर पहली ता 9वीं और 11वीं जमात के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और दूसरी जानिब तेलंगाना हुकूमत ने वाजे कर दिया गया है कि तेलंगाना में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, हत्ता कि नाइट कर्फ्यू भी नहीं नाफिज किया जाएगा। दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में क्या कुछ सूरत हाल है कोरोना के हवाले से, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारी नुमाइंदा रचना हमारे साथ जुड़ चुकी है, वहीं मुंबई से हमारे नुमाइंदे प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और पटना से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र कुमार भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रचना आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में क्योंकि सबसे ज्यादा सरफहरिस्त रहा है दिल्ली ओमाइक्रॉन की केसेस की, जब हमने बात की तो टॉप पे दिल्ली ही रहा है। क्या कुछ सूरत हाल अब पिछले 24 घंटों में अगर हम देखें ओमाइक्रॉन के कितने केसेस सामने आए हैं? देखिए, जिस तरीके से एक बार फिर कोविड के मामले बढ़ने लगे हैं और जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 382 नए मामले ओमिक्रॉन के यहां पर देखने के लिए मिले हैं। और इसको देखते हुए सरकार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। डीडीएमए की ये बैठक चल रही है जो कि वर्चुअली हो रही है और उसकी अध्यक्षता एलजी साहब कर रहे हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसी के चलते वो डीडीएमए की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत जो मंत्री हैं वो सब इसमें शामिल हैं। और जिस तरीके से पहले ही दिल्ली में कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, जिसमें से कि नाइट कर्फ्यू यहां पर लगा दिया गया है। इसके साथ ही जो मेट्रो में सिटिंग कैपेसिटी है उसे 50% कर दिया गया है। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। लेकिन आज की ये जो बैठक है वो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसके बाद और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस दिल्ली में लगाई जा सकती है। तो अब इस बैठक में क्या कुछ तय किया जाएगा, क्योंकि लगातार सरकार जो कोरोना की स्थिति है उस पर नजर बनाए हुए है, लोगों से भी अपील की जा रही है। तो बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि नई क्या रिस्ट्रिक्शंस दिल्ली में और लागू होने वाली हैं। रचना, क्या इस मीटिंग में मजीद लॉकडाउन के हवाले से भी कोई फैसला आ सकता है? देखिए, जिस तरीके से पिछली बार जब सेकेंड वेव आई थी तो सरकार ने एक ग्रैप एक्शन प्लान बनाया था कि जिस तरीके से जितने % बढ़ेगी, क्या क्या जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो यहां पर लागू होंगी। तो फिलहाल लॉकडाउन के पक्ष में तो सरकार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए, जो तमाम रोकथाम करने के लिए, जो गतिविधियां रोकने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाने की जरूरत पड़ेगी वो सरकार की तरफ से लगाई जाएगी। हालांकि अभी पहले ही बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस दिल्ली में लागू कर दी गई हैं। सरकार लगातार उसकी ट्रैकिंग भी कर रही है और जहां पर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर एक्शन भी लिया जा रहा है। लेकिन अब डीडीएमए किस तरीके का एक नया एक्शन प्लान बनाती है, क्या कुछ चीजें यहां पर रोकी जाएंगी, वो देखने वाली बात होगी यहां पर। मुनज़्ज़ा, बिल्कुल। शैलेंद्र, ये बताएं कि पटना में मेडिकल कॉलेज में भी जो है कई स्टूडेंट्स का रेजिडेंट डॉक्टर्स के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं।
बिल्कुल, देखिए पटना के एनएमसीएच में कई डॉक्टर और वहाँ के जो स्टाफ हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं और बिहार में भी कोरोना संक्रमण का दर लगातार बढ़ते जा रहा है। संख्या जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ रही है और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई है। शाम 7 बजे यह बैठक होनी है जिसमें तय किया जाएगा कि आगे क्या रणनीति अपनानी है, किस तरीके से छूट देनी है और कहाँ कहाँ पाबंदियाँ होंगी। तो माना जा रहा है कि आज शाम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े फैसले ले सकते हैं और ख़ास तौर पर इसका कारण भी यही है कि एनएमसीएच में कई डॉक्टर एक साथ पॉजिटिव पाए गए, वहाँ के स्टाफ पॉजिटिव पाए गए। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में 6 फरियादी जो कल पहुँचे थे वो कोरोना पॉजिटिव थे। उसके साथ ही साथ होटल मौर्या जहाँ के लोग खाना बनाने आए थे कल के कार्यक्रम के लिए, वहाँ के 5 लोग पॉजिटिव थे। तो कुल मिला के 11 लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में कोरोना के मिले। और सबसे बड़ी बात है उन सभी का जांच एक दिन पहले ही किया गया था RT-PCR, लेकिन उसके बावजूद जब दोबारा उनका एंटीजन टेस्ट किया गया तो उसमें भी वो पॉजिटिव पाए गए। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि अभी तक की जो भी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आज बैठक करेगी और उस बैठक के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि आगे कैसे और सख्ती बरतनी है, लोग कैसे जो कोरोना के गाइडलाइन है उसको फॉलो करें, कैसे जो सुरक्षित रहें, इसको लेकर के सरकार आज चीज़ों को तय करने जा रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ इस वक्त एक कार्यक्रम में है, औरंगाबाद समाज सुधार यात्रा में है और उसके बाद जब वो पटना लौटेंगे तो शाम को बैठक होगी और इस बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या रणनीति अपनानी है। और ख़ास तौर पर बिहार की भी हम बात कर लें तो बिहार में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एनएमसीएच हो, मुख्यमंत्री का जनता दरबार हो या फिर अन्य जगह हो, वहाँ पर कोरोना का एक तरीके से कहा जा सकता है कि विस्फोट हुआ है और लापरवाही अभी भी लोगों में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एक कहा जा सकता है कि अभी तक लोग सचेत नहीं हुए हैं या फिर बिल्कुल शैलेंद्र, लोग जो है एहतियात नहीं बरत रहे हैं। लेकिन ये भी बता दें कि जो प्रोग्राम वजीर आला भी कर रहे हैं, जैसे कि दरबार हुआ या आज भी उनका प्रोग्राम जारी है, इन प्रोग्रामों में किस तरह से इकदाम किए गए हैं कोरोना के हवाले से? क्योंकि जिस तरह आप हमें अभी बता रहे थे कि कल जो जनता दरबार हुआ उसमें 11 लोग पॉजिटिव आए हैं, ऐसे में किस तरह से इकदाम वज़ीर आला के प्रोग्रामों में हो रहे हैं? देखिए, कार्यक्रमों में साफ तौर पर निर्देश दिया जाता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, मास्क पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। लेकिन जब भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हम जाते हैं जहां पर भी भीड़ इकट्ठी होती है, जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा जो गाइडलाइन है वो फॉलो नहीं किया जा सकता है, हर लोगों को नहीं समझाया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले तो इन कार्यक्रमों से बचना चाहिए और उम्मीद यह भी की जा रही है कि आज की जो बैठक है उस बैठक में यह निर्णय लिया जा सकता है कि जो भी सामूहिक कार्यक्रम है या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम है वो रद्द भी किए जा सकते हैं आज की बैठक के बाद, क्योंकि संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, लगातार संख्या लोगों की बढ़ रही है। हालांकि सरकार के द्वारा यह दावा जरूर किया जा रहा है कि जांच का जो दायरा है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है। लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों की प्रतिदिन जांच की जा रही है। अस्पतालों में भी जो भी सुविधाएं होनी चाहिए वो मुहैया करा दी गई हैं। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए स्थिति बहुत ही भयावह है, डरावनी स्थिति है और ऐसे में लोगों को सचेत और सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि हम ही गाइडलाइन का फॉलो नहीं करेंगे, हम ही मास्क नहीं पहनेंगे, हम ही 2 गज की दूरी नहीं अपनाएंगे तो आप ऐसे में कोरोना का संक्रमण है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। डॉक्टर भी यही कर रहे हैं, सरकार भी लोगों से यही अपील कर रही है कि वो करें और हम न्यूज़ 18 के माध्यम से हम भी लोगों से यह अपील करते हैं कि लोग भी सजग और सचेत रहें। सिर्फ सरकार के निर्णय और सरकार पर हम आश्रित न रहें, हमें भी पहल करनी होगी, सजग और सचेत रहना होगा। बिल्कुल, गाइडलाइंस को फॉलो करना बेहद जरूरी है। हैदराबाद से हमारे रिपोर्टर रमन्ना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले प्रशांत आपसे जानना चाहेंगे, अब जबकि तीसरी लहर की आहट सुनाई दे रही है तो एक बार फिर महाराष्ट्र जो है कई केसों में घिरा हुआ नजर आ रहा है तेजी से। मुंबई में जिस तरह से ओमाइक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं तो महासरकार के लिए काफी मुश्किलें आगे और भी बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है और यही वजह है कि इसे लेकर के प्रशासन काफ़ी सख्ती जो है बरत रही है। प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है कि अगर किसी सोसाइटी में 20% से ज़्यादा पेशेंट अगर कोरोना के पाए जाते हैं तो सोसाइटी पूरी सील कर दी जाएगी, यानी किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही जिम्मेदारी जो है सोसाइटी के जो मेंबर्स होंगे उनके ऊपर सौंप दिया गया कि अगर कोरोना पेशेंट पाए जाते हैं तो उनको आइसोलेटेड 10 दिनों तक रखना होगा और साथ ही उनके
कांटेक्ट में जो लोग आए रहेंगे उनको 7 दिनों तक क्वारंटाइन रखना होगा और उनकी दवाइयाँ, उनकी जो निजी चीज़ें हैं वो सुकुट सोसाइटी के लोग जो है उन तक पहुँचाए। ये सबसे महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जो है कल बीएमसी की तरफ से जारी किया गया है। सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि मेयर जो किशोरी पेडनेकर है अभी भी फिलहाल मीडिया से बात कर रही हैं। कुछ अहम जो फैसले हैं आज भी लिए जा सकते हैं, जैसे कि मॉल और शॉपिंग सेंटर जैसे सिनेमा घर है, इनको लेकर के कुछ अहम गाइडलाइंस जो है आज जारी किया जा सकता है। अगर आंकड़ों पर एक बार मुड़कर हम देखें तो 12,000 से ज़्यादा जो है मरीज पूरे महाराष्ट्र में पाए गए हैं, लेकिन मुंबई में देखा जाए तो आंकड़ा 8,928 है, यानी तकरीबन 9,000 के आसपास के आंकड़े जो है मुंबई में प्रतिदिन मिल रहे हैं, जिसमें से 2 लोगों की मौत हुई है, महाराष्ट्र में 11 लोगों की मौत हुई है। तो ये चौंकाने वाले आंकड़े जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये प्रशासन के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर रही है और यही वजह है कि कल जो है जो अहम फैसला लिया गया कि स्कूलों को बंद करना है 1 से लेकर 9वीं क्लास तक, 11वीं क्लास का बंद करना है, बाकी 10वीं 12वीं का क्लास जारी रहेगा। टीकाकरण की प्रक्रिया को तेज करना है, साथ ही ये कोशिश किया जाएगा कि स्कूलों में जाकर के टीकाकरण किया जाए। एक अहम खबर आपको अभी बता दूं कि कुछ समय पहले जानकारी मिली है कि मुंबई से सटा इलाका भिवंडी है, जहां पर एक स्कूल है जहां पर 30 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो यानी ये जो चीज़ें एक एक करके सामने आ रही है, ये बिल्कुल प्रशासन के लिए काफ़ी दिक्कत वाली बातें सामने आ रही है। यही वजह है कि जो पाबंदियों की घेराई होती है वो प्रशासन अब बढ़ाना शुरू कर रही है। स्कूल पहले बंद कर दिए गए, फिर उसके बाद सोसाइटी के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में, जिस तरह से मैंने कहा कि बीएमसी में इस वक्त भी मेयर किशोरी पेडनेकर जो है मीडिया से बात कर रही हैं, हो सकता है कि कुछ समय में ही कोई बड़ी खबर जो वहाँ से निकल कर आए कि कौन सी और पाबंदियाँ मुंबई और महाराष्ट्र में लगेंगी। बिल्कुल। रमन्ना, ये बताएं कि तेलंगाना सरकार ने ये साफ तौर पर वाजे कर दिया है कि तेलंगाना में लॉकडाउन के सूरत हाल नहीं है, लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, नाइट कर्फ्यू भी नहीं लगने वाला है। ये जो फैसला तेलंगाना सरकार ने लिया है, ये किन बुनियादों पर लिया हुआ है? जी, तेलंगाना सरकार ने कल सीएम केसीआर ने पूरी तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स और मिनिस्टर से यहाँ पे मीटिंग हुई। या मीटिंग में ऑफिशियल्स ने बताया कि सीएम को अब डरने की जरूरत नहीं, पूरी तरह से कोरोना और ओमिक्रॉन जो है पूरी तरह से कंट्रोल में है, अब डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आने वाले फेस्टिवल सीजन है, फेस्टिवल सीजन में थोड़ा देख के रहना बोल के देख के रहना, जो प्रिकॉशंस रहता है वो प्रिकॉशंस के ऊपर ये फेस्टिवल्स और ये मनाने के लिए ऑफिशियल्स ने सीएम को सूचना दिया है। इसके ओर से कल रात में एक फैसला भी लिया है सरकार ने। आने वाले जनरली अब संक्रांति फेस्टिवल सीजन है या तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, जो संक्रांति फेस्टिवल में डिफरेंट वो जगहों पर पूरा इकट्ठा होने के लिए चांस रहता है, इसको दूर करने के लिए सरकार प्रिकॉशंस लेना बोल के एक डिसीजन भी लिया है। और स्कूल्स जो है जनरली संक्रांति का फेस्टिवल का स्कूल्स का हॉलिडेज 3 या 4 दिन देते रहते, लेकिन इस बार सरकार ने एक फैसला लिया कि जनवरी 8 तारीख से 8 से 16 तक पूरा इंस्टीट्यूशन से कॉलेजेस, स्कूल्स, एवरीथिंग क्लोज करने का फैसला भी लिया है। इससे इस मामले में देखें तो अब चलने वाला ओमिक्रॉन की स्प्रेड थोड़े तेज से है, इसलिए इसको रोकने के लिए ये उपयोग होता, क्योंकि स्कूल्स में बच्चों जो है लोग इकट्ठा होके स्कूल्स में बच्चे 30-40 बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ने की जरूरत रहता है, इसलिए इसको थोड़ा रोके तो ये ओमिक्रॉन और कोरोना का स्प्रेड थोड़ा रुक सकते बोल के सरकार इसके ऊपर फैसला लिया है बोल के हमें इंफॉर्मेशन भी आ रही। और अब तक देखे तो तेलंगाना में करीबन 4,000 से ज्यादा 4,048 एक्टिव केस है, इसमें 84 ओमिक्रॉन केस से कल के आंकड़ा देखे तो एक डेथ है। सो इससे आप देखे तो पूरी तरह से कंट्रोल में है बोल के थोड़ा भरोसा देने के लिए सरकार की कोशिश करे। और हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव ने पूरी तरह से ऑफिशियल्स को अलर्ट करके जो प्रिकॉशंस लेना है इसके ऊपर थोड़ा नजर डालने के लिए भी बोला था। लेकिन रमन्ना, कहीं ऐसा नहीं कि सेकेंड वेव या फर्स्ट वेव की तरह भी जो है इस बार भी तेलंगाना सरकार थोड़ा डिले कर रही है और फिर लास्ट मोमेंट तक अपना फैसला रख रही है, क्योंकि अभी अगर हम देखें दूसरी जो रियासतें हैं वो कोशिश कर रही है कि जल्द अज जल्द किसी भी तरह से इक़दाम किए जाए और जितने भी मेजर्स हो वो वक्त रहते लिए जाए, चाहे स्कूल्स के हवाले से भी हो। यहाँ अगर छुट्टियां मिली भी है तो लेकिन वो बेसिकली संक्रांति के हवाले से छुट्टियां हैं, अदरवाइज स्कूलों के हवाले से भी ऐसा कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुआ है।
पूरी तरह से गाइडेड। तो अब तक गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि वो पब्लिक मीटिंग्स को, पब्लिक गैदरिंग्स को रुकने के लिए जो जो प्रिकॉशंस देना है, एपिडेमिक एक्ट जो है जो रहता, वो एपिडेमिक एक्ट के वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस लगाने का है वो पूरी तरह रिस्ट्रिक्शंस रख चुका है। लेकिन लोगों ने इसको खातर नहीं कर रहे बोल के हम देख सकते हैं, क्योंकि अभी भी सिनेमा हॉल्स ओपन है, मार्केट्स में पूरी तरह से लोग वहां पे फिर रहे बोले। तो ये पूरा माहौल जो देखे तो इसके ऊपर पूरी तरह से प्रिकॉशंस लोगों पूरी तरह से नहीं ले रहे बोल के हम समझ सकते हैं। डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि आप पूरी तरह से पूरी तरह से इस पे थोड़ा अलर्ट रहना, इसको ओमिक्रॉन और कोरोना को लाइट नहीं लेना बोल के वो बोले। लेकिन लोगों के ऊपर वो सोचे बिल्कुल, कि लोगों को प्रिकॉशन लेने की काफी ज्यादा जरूरत है। रचना, ये बताएं कि जहां एक तरफ कोरोना का खतरा दिल्ली में बढ़ता ही जा रहा है, दूसरी तरफ ये भी है कि एयर पोल्यूशन भी काफी ज्यादा है। ऐसे में पहले से ही एयर पोल्यूशन की वजह से वो लोग जिनको सांस की तकलीफ है, सांस लेने में दिक्कत होती है या लंग्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वो ऑलरेडी परेशानियों में घिरे हुए हैं। उस पर कोरोना और ओमाइक्रॉन का खतरा आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स कह रहे हैं 2 से 3 हफ्ते काफी क्रूशियल है, तो केसेस में इजाफा हो ही सकता है। वहीं ऑक्सीजन के हवाले से और ऐसे मरीजों को जिनको सांस लेने में तकलीफ है, मेडिकल असिस्टेंस की काफी ज्यादा जरूरत हो सकती है। क्या कुछ इंतजाम है दिल्ली में? देखिए, जिस तरीके से कोविड के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, ओमिक्रॉन के भी 382 मामले दिल्ली में देखे जा रहे हैं और एयर पोल्यूशन पहले से ही दिल्ली की समस्या बढ़ी हुई है। तो ऐसे में जिन लोगों को सांस की बीमारी है, उन लोगों के लिए भी तमाम इंतजाम जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें किए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार का कहना है कि हमने मामलों से निपटने के लिए दिल्ली के जो अस्पताल हैं उनमें तैयारियां पूरी कर ली हैं, क्योंकि डेडिकेटेड हॉस्पिटल भी बना दिया गया है। इसके साथ जो और सरकारी अस्पताल है वहां पर बेड की संख्या बढ़ा दी गई है। और जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आने वाले 15 जनवरी तक प्रतिदिन 20 से 25 हजार मामले बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में लोगों के जो मामले हैं उनको देखते हुए सरकार की तरफ से तो तैयारियां पूरी की जा रही है। हालांकि पिछले बार जब सेकेंड वेव आई थी तो बहुत ज्यादा बुरी स्थिति देखने के लिए मिली थी, तब भी सरकार ने दावे किए थे, लेकिन उसी तरीके के दावे अभी भी किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो ओमिक्रॉन है वो बेहद माइल्ड है। तो जिस तरीके से पिछली बार हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़े थे लोगों को, ज्यादातर जो लोग हैं वो हॉस्पिटल जा रहे थे, तो इस तरीके की स्थिति शायद यहाँ पर ना हो। होम आइसोलेशन पर जोर दिया जा रहा है और साथ ही साथ लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि जब तक जरूरी काम ना हो अपने घरों से बाहर ना निकले। जो एसओपीज हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो करें। तो अगर लोग अपनी थोड़ी सी इस लापरवाही को छोड़कर जो एसओपीज को फॉलो करते हैं तो जो भयावह स्थिति की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है उसको रोका जा सकता है। तो सरकार के साथ साथ प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो कोरोना को रोकने के लिए या ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर निभाए। जी बिल्कुल, जिम्मेदारी अवाम और सरकार, इंतजामिया सभी की बनती है, बराबर की बनती है। शैलेंद्र, ये बताएं कि अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं तो वैक्सीनेशन प्रोसेस किस तरह से चल रहा है और खास तौर से बच्चों के हवाले से? देखिए, बिहार में जो वैक्सीनेशन है काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। कई सेंटर बनाए गए हैं जो 24 घंटे वहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए व्यवस्था की गई है और ख़ास तौर पर जो बच्चों को टीकाकरण देना है उसके लिए भी सरकार की तरफ से खास इंतजाम किया गया है। कई सेंटर बनाए गए हैं। स्कूलों में भी वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है और 10 करोड़ से ऊपर ये दावा किया जा रहा है कि लोगों को हमने पहला डोज जो है वो दे दिया है। तो ऐसे परिस्थिति में कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन जो अभियान है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है बिहार में। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है बिहार के लिए, क्योंकि इसके पहले भी जो परिस्थिति हुई थी उसमें लोगों ने देखा कि कैसे लोग परेशान हो रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे अस्पताल में, काफ़ी जो व्यवस्था थी वो चरमरा सी गई थी। लेकिन एक बार फिर से जब मरीजों की संख्या बढ़ रही है तब एक बार कहीं ना कहीं लोगों को सचेत और सजग होने की ज़रूरत है। और जो लोग टीका नहीं लिए हैं, जिन लोगों ने दोनों डोज टीका नहीं लिया है, उन्हें भी टीका लेना चाहिए जा कर के। और जो डॉक्टर हैं, अस्पताल
कर्मचारी हैं, पत्रकार हैं, उन्हें भी टीका देने के लिए सरकार ने 10 तारीख से जो तीसरा डोज उन्हें पड़ना है, वो बूस्टर डोज जो पड़ना है, उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। कई सेंटरों पर वहाँ भी टीका दिया जाएगा जी। तो कुल मिला के कह लें कि सरकार की जो तैयारी है वो पूरी है। सरकार दावा भी कर रही है कि टीकाकरण हो या फिर कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो पूरी तरह की गई है। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आज तक की जो भी रिपोर्ट है कोरोना संबंधित, उस रिपोर्ट के साथ मुख्यमंत्री की बैठक होगी और उस बैठक में आगे निर्णय लिया जाएगा कि क्या किया जाना है, कैसे और सख्ती से लोग गाइडलाइन को फॉलो करें। इसको लेकर के आज कहीं न कहीं 7 बजे ये सरकार की तरफ मीटिंग से होनी गाइडलाइन है और ये तमाम सारे फैसले इस मीटिंग में लिए जाएंगे। प्रशांत, ये बताएं, सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केसेस मुंबई में, ऐसे में अगर मुंबई की रफ्तार फिर धीमी हो जाती है तो लोगों को और खासतौर से इकोनॉमिकली कितनी दिक्कतें होने वाली हैं? जी बिल्कुल, देखिए हमने पिछली बार भी देखा था कि जब मुंबई की रफ्तार रुकी थी तो सबसे ज़्यादा परेशानी मिडिल क्लास और नौकरी करने वाले व्यक्तियों को झेलना पड़ा था। और इस बार भी अगर अंदाज़ा लगाया जाए, मैं आपको बताऊं जो कड़वी सच्चाई है मुंबई की, कि लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन है जिसमें रोज़ाना 10 लाख से ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं, जो मुंबई से सटे इलाके हैं, चाहे वो पालघर हो, चाहे थाने हो, चाहे कल्याण हो, वहाँ से लोग जो है मुंबई की तरफ आते हैं, अपनी नौकरी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद काम करके घर जाते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये गाइडलाइंस दी गई है कि 2 डोज वाले ही ट्रेन में सफ़र कर पाएंगे, लेकिन भीड़ इतनी होती है कि वहाँ पर एग्जामिन नहीं कर पाना कि कितना मुश्किल होगा कि 2 डोज किसका पूरा हुआ किसका नहीं हुआ। और यही एक वजह है कि बड़ी तेज़ी से जो है एक बार फिर से ओमिक्रॉन और कोरोना के जो मरीजें हैं बड़ी तेज़ी से मुंबई में पाए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से मैंने आंकड़े बताए, अगर कल के आंकड़े की बात करूँ तो 68 पूरे महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के केसेस आए, जिसमें से 40 केसेस सिर्फ मुंबई के, यानी आप देखिए तो 70 से 80% केसेस जो है मुंबई में पाए जा रहे हैं। क्योंकि पूरी तरह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लाइफ लाइन कही जाने लोकल ट्रेन हो या बसेस हो, लोगों की भीड़ खचाखच होती है, ना तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाता है और ना ही जो गाइडलाइंस होती है उसका पालन हो पाता है। यही वजह है कि बीमारी बड़ी तेज़ी से फैल रही है। उससे लेकर के प्रशासन जल्द ही कोई ठोस कदम उठाएगी। जिस तरह से मैंने कहा कि बीएमसी में अभी भी मेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, ऐलान किया जा सकता है कोई बड़ी चीज़ को लेकर के, चाहे वो सिनेमा घर हो, चाहे शॉपिंग मॉल हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। बहरहाल इंतज़ार करना होगा 1-2 दिनों का, देखना होगा किस तरह से प्रशासन तैयारी करती है, किस तरह से पैरेलल जिस तरह से पेशेंट बढ़ रहे हैं तो उसके खिलाफ जो जाकर पेशेंटों की संख्या को रोकने के लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाया जाता है, इस पर सभी की नज़र रहेगी। लेकिन जिस तरह से देखा गया कि महाराष्ट्र में अगर 100% पेशेंट पाए जाते हैं तो उसमें से 80% पेशेंट जो है मुंबई में पाए जा रहे हैं। तो ऐसे में मुंबई को रोक लिए बड़ी चिंता मुंबई से सामने आ रहे हैं। ऐसे में मुंबई पर जो है इंतजामिया की निगाहें भी बनी हुई है। रमन्ना, ये बताएं कि हैदराबाद की फेमस नामपली नुमाइश जिसका इफ्तिताह गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने किया था, उसको भी जो है रोक दिया गया है। इस हवाले से जानकारी दें। नुमाइश हैदराबाद में नुमाइश इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन हर साल जनवरी 1 से फरवरी 15 तक चलते रहते। इसमें कल पहले दिन गवर्नर सौंदरराजन गवर्नर ने इसको इनॉग्रेशन भी किया है। सेकंड डे इसमें ज्यादा से ज्यादा 10,000 तक का विजिटर्स जो है वो नुमाइश में आ चुका है। ये देख के कोविड की स्प्रेड होने की चांसेस रहता बोल के इसको वो रात में 7 बजे 7:30 बजे जो टिकट लेके अंदर आया वो पूरा लोगों को बाहर भेज के नुमाइश को भी क्लोज कर दिया है। गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि 10 तारीख तक, जनवरी 10 तारीख तक ये नुमाइश बंद करके रखे हैं। इसके बाद ओमिक्रॉन और ये कोरोना का सिचुएशन जो रहता है इसके ऊपर वो सरकार फिर खोलने के लिए फैसला लेना या नहीं लेना बोल के, खोलना या नहीं खोलना बोल के एक फैसला भी लेने वाला है। और अब तक तो पिछले साल 2021 में ये इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन ने बंद कर दिया है। इस साल ये थोड़ा कोरोना का इफेक्ट थोड़ा कम है बोल के फिर खोला है, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा लोग वहां पे एग्जीबिशन पे आ रहे हैं बोल के ये क्लोज भी कर दिया है। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया रमन्ना आपका, प्रशांत, रचना और शैलेंद्र, आप तमाम का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। तो कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।